दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एलटी ग्रेड टीचर 2025 की तैयारी कर रहे हैं जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, जी हाँ, बहुत बड़ी संख्या में उनके रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। तो मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी के कुछ एमसीक्यूज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में सर्वप्रथम छंद का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? छंद का व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था हिंदी भाषा में? तो वो किया था पिंगल। किसने किया था? पिंगलाचार्य ने छंद शास्त्र की रचना की थी। इसमें छंदों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित विश्लेषण है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र नाटक पर आधारित है, इसलिए छंद शास्त्र का वास्तविक श्रेय पिंगलाचार्य को ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोदान उपन्यास किस साहित्यिक धारा से संबंधित है? कौन सा उपन्यास? गोदान जो उपन्यास है वो किस साहित्यिक धारा से संबंधित है? तो वो है प्रगतिवाद। किससे? प्रगतिवाद। और ये किसने लिखा था? गोदान उपन्यास? वो लिखा था प्रेमचंद ने। किसने? प्रेमचंद ने। प्रेमचंद का गोदान किसानों की गरीबी और शोषण का यथार्थवादी चित्रण करता है। प्रगतिवाद की विशेषता समाज सुधार और यथार्थ को उजागर करता है, इसलिए इसे प्रगतिवादी धारा का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साकेत महाकाव्य में किस प्रसंग का विशेष चित्रण है? कौन से महाकाव्य में? साकेत महाकाव्य में किस प्रसंग का है? तो वो है आपका रामायण का। रामायण का कौन सा प्रसंग? जब लक्ष्मण जी बन गए थे। उर्मिला का दृष्टिकोण क्या था? कौन से प्रसंग का है? उर्मिला के दृष्टिकोण का रामायण से वो साकेत महाकाव्य में चित्रण है। मैथिली शरण गुप्ता, और ये किसने लिखी थी? किसने लिखी थी ये साकेत महाकाव्य? ये लिखी थी मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त का साकेत उर्मिला के दृष्टिकोण से लिखा गया है। इसमें स्त्री त्याग और करुणा का अद्भुत चित्रण है। यह रामायण का अनोखा और मार्मिक रूप है। भाई उर्मिला इतने सालों तक अकेली रही थी, लक्ष्मण जी बन गए थे, 14 साल उर्मिला जी ने अकेले काटे थे, उसका वर्णन है, उनके दर्द का वर्णन है साकेत महाकाव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? कौन सी पत्रिका का? हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? वो किया था प्रेमचंद ने। किसने किया था? प्रेमचंद ने। अब किया था 1929 में, 1929 में प्रेमचंद ने हंस पत्रिका का संपादन किया था। यह हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद को स्थापित करने वाला प्रमुख मंच बना। इसके माध्यम से समाज सुधार और यथार्थवादी लेखन को बल मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुरुक्षेत्र काव्य किसका है? कौन सा काव्य? कुरुक्षेत्र काव्य। वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कुरुक्षेत्र काव्य लिखा। कुरुक्षेत्र काव्य का निराला का जो कुरुक्षेत्र है, क्या है? ये जो कुरुक्षेत्र काव्य है वो महाभारत युद्ध पर आधारित है। कौन से युद्ध पर? निराला का कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध पर आधारित है। इसमें युद्ध की भयावहता है और शांति का संदेश है। यह काव्य मानवता और नैतिकता की रक्षा का आह्वान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? कौन सी? रामचरितमानस वो लिखी गई है आपकी अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। और किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी है। अवधी उस समय की लोक भाषा थी और जनता से गहराई से जुड़ी हुई थी। यही कारण यह कृति घर घर में लोकप्रिय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निराला का वास्तविक नाम क्या था? क्या था निराला का वास्तविक नाम? जो निराला जी का जो वास्तविक नाम था वो था आपका सूर्यकांत त्रिपाठी। क्या नाम था? निराला का जन्म नाम सूर्यकांत त्रिपाठी था। ये छायावाद के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। इन्होंने विद्रोह, करुणा और समाज सुधार को कविता का केंद्र बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूर सागर किस भाषा में लिखा गया? कौन सा? सूर सागर तो वो लिखा गया था ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। और किसने लिखा था? ये लिखा था सूरदास ने। किसने? सूरदास ने। सूरदास ने सूर सागर ब्रज भाषा में लिखा था। इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मधुर वर्णन है। ब्रज भाषा की कोमलता और माधुर्य ने इसे अलजाई बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विनय पत्रिका किसकी रचना है? कौन सी पत्रिका? विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो वो है तुलसीदास जी। किसकी? विनय पत्रिका है तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की जो विनय पत्रिका थी वो भक्ति काल की श्रेष्ठ कृति है। इसमें ईश्वर के प्रति समर्पण और विनय भाव का अद्भुत चित्रण है। इसे तुलसी की आत्मनिष्ठ भक्ति का शिखर माना
जाता है। इस क्वेश्चन आता है यथा राजा तथा प्रजा किस अलंकार का उदाहरण है। ये है वाक्य अलंकार का। किसका? वाक्य अलंकार का उदाहरण है यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। इस वाक्य में पूरा वाक्य ही सौंदर्य का कारण बनता है। जब वाक्य ही अलंकार का रूप धारण कर ले तो उसे वाक्य अलंकार कहा जाता है। यह शासन और प्रजा के चरित्र संबंध को दिखाता है। इस क्वेश्चन आता है गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसने किया। किसने किया गीतांजलि का हिंदी अनुवाद? तो वो क्या था? गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किया था। और गीतांजलि किसने लिखी थी? ये लिखी थी टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। टैगोर की गीतांजलि का हिंदी अनुवाद महात्मा गांधी ने किया था। इस कृति को साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसमें भक्ति और मानवता की गहरी भावना झलकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राम की शक्ति पूजा। ये कविता किसने लिखी है? ये कविता किसकी है? कौन सी? राम की भक्ति पूजा। तो ये है निराला की। निराला कौन थे? ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म नाम क्या था? निराला। राम की शक्ति पूजा निराला की प्रसिद्ध कविता है। इसमें शक्ति और संघर्ष का संदेश है। यह कविता निराला की गहन आध्यात्मिकता को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भूषण किस शैली के कवि थे? कौन से? भूषण ये थे वीर गाथा। कौन सी शैली के? वीर गाथा। भूषण रीति काल के वीर रस के प्रमुख कवि थे। उन्होंने शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया था। उनकी कविताएं उत्साह और शौर्य से भरपूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति किसकी कृति है? कौन सी कृति? सरोज स्मृति। तो ये भी है आपकी इराला जी की। कौन सी? इराला जी की। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी की। इराला की सरोज स्मृति उनकी पुत्री की मृत्यु पर लिखी गई। जब उनकी पुत्री की मृत्यु हुई तब उन्होंने लिखी थी ये सरोज स्मृति। किसने? निराला जी ने। इसमें व्यक्तिगत पीड़ा के साथ सामाजिक करुणा का भी गहरा स्वर है। इसे हिंदी साहित्य की सबसे करुणमय रचना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अज्ञेय किस तरह से जुड़े हैं? कौन? अज्ञेय। अज्ञेय जुड़े हैं प्रयोगवाद से। कौन सी धारा से? प्रयोगवाद से। अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक थे। उनकी कविताओं में आधुनिकता, व्यक्तिवाद और आत्म अन्वेषण झलकता है। वे हिंदी साहित्य के प्रयोगशील कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पुष्प की अभिलाषा। ये कविता किसकी है? कौन सी? पुष्प की अभिलाषा। तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की यह कविता देशभक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। इसमें पुष्प का प्रतीक प्रयोग कर बलिदान की भावना व्यक्त की गई थी। यह स्वतंत्रता संग्राम के समय लोगों में जोश भरने वाली रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चंद बरदाई। कौन सी? चंद बरदाई किस भाषा के कवि थे? चंद बरदाई एक कवि थे। वो किस भाषा के कवि थे? वो थे आपकी ब्रज भाषा के। किसकी थी? ब्रज भाषा के। और उन्होंने कौन सी किताब लिखी? कौन से उपन्यास लिखे? वो लिखे थे पृथ्वीराज रासो। कौन सा? पृथ्वीराज रासो। चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे। यह ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखा गया था। इसमें वीर रस और इतिहास का अद्भुत मिश्रण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमायनी महाकाव्य का नायक कौन है? कौन से महाकाव्य का? कामायनी। तो कामायनी जो महाकाव्य है उसका नायक कौन है? वो है मानव। कौन है? मानव। मतलब वो मानव के ऊपर लिखी गई है। और ये किसने लिखी? ये लिखी आपकी जयशंकर प्रसाद ने। अमायनी किसने लिखी? ये लिखी आपकी जयशंकर प्रसाद की। अमायनी का नायक मानव है। इसमें मानव के मनोभावों, श्रद्धा, कर्म और ज्ञान का चित्रण है। यह हिंदी का दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक महाकाव्य है। क्वेश्चन आता है साकेत काव्य के रचयिता कौन है? कौन से काव्य के? साकेत। वो हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। इसमें उर्मिला के दृष्टिकोण से इसमें प्रमुखता कही गई है। यह गुप्त जी की राष्ट्रवादी और स्त्री समर्थक दृष्टि को भी दर्शाता है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। साकेत काव्य के रचयिता कौन है? यह आपकी मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुरुक्षेत्र काव्य में किस युद्ध का चित्रण है? कौन से काव्य में? कुरुक्षेत्र काव्य में किस युद्ध का चित्रण है? तो वो है कौरव पांडव युद्ध। कौन से युद्ध का? कौरव पांडव युद्ध का। निराला के। और एक कुरुक्षेत्र किसने लिखा? ये भी आपके सूर्यकांत त्रिपाठी ने, निराला जी ने ही लिखा है।
निराला के कुरुक्षेत्र में महाभारत के कौरव पांडव युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध की विभीषिका और शांति का महत्व बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्यापति किस भाषा के कवि थे? विद्यापति किस भाषा के कवि थे? वो थे आपके मैथिली भाषा के। कौन से? मैथिली भाषा के। विद्यापति मैथिली भाषा के महान कवि थे। उन्होंने प्रेम और भक्ति का मधुर चित्रण किया। उनकी रचनाएं आज भी लोकगीतों में गाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छायावाद का आरंभिक कवि कौन माना जाता है? कौन सी धारा का छायावाद का आरंभिक कवि? तो वो है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। जो छायावाद का आरंभ है वो जयशंकर प्रसाद से माना जाता है। उनकी रचनाओं में प्रकृति, रहस्यवाद और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रिय प्रेयसी किसका काव्य संग्रह है? कौन सा प्रिय प्रेयसी किसका काव्य संग्रह है? तो वो है पंत का। किसका? पंत का, सुमित्रानंदन पंत का। प्रिय प्रेयसी सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह है। इसमें प्रकृति और प्रेम की कोमल अनुभूतियां हैं। पंत को प्रकृति कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रश्मि रथी किसकी रचना है? कौन सी रश्मि रथी किसकी रचना है? तो वो है दिनकर की। किसकी? दिनकर की। दिनकर की रश्मि रथी कर्ण की जीवन गाथा है। किसकी? और इसमें जो नायक है वो कौन है? वो है आपके कर्ण। किस पर आधारित है? कर्ण पर आधारित है। रश्मि रथी किस पर आधारित है? कर्ण पर आधारित है। और किसने लिखी है? ये लिखी आपकी दिनकर ने। इसमें कर्ण का संघर्ष और त्याग दिखाया गया है। इसमें इसे हिंदी का महाकाव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पद्य में रस का अनुभव किससे होता है? पद्य में रस का अनुभव किससे होता है? तो वो होता है ध्वनि से। किससे? ध्वनि से। पद्य जो होता है, पद्य आपके पोयम के जो आपकी कविताएं होती हैं उनके अनुसार पद होता है। जो पद, जो रस का अनुभव जो होता है वो ध्वनि से होता है। जब शब्दों से भाव और अनुभूति उत्पन्न होती है तो वही रस कहलाता है। रस ही साहित्य की आत्मा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाला प्रथम हिंदी कवयित्री कौन थी? जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो कौन थी? वो थी आपकी महादेवी वर्मा। कौन सी कवयित्री थी? महादेवी वर्मा। और मिला था इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो मिला था 1956 में। महादेवी वर्मा को 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये छायावाद की मूक मूर्ति कही जाती है। उनकी कविताओं में करुणा और विरह की गहन संवेदना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक कौन सा है? कौन सा है जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक? तो वो है स्कंदगुप्त। कौन सा? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो जयशंकर प्रसाद का वो प्रसिद्ध नाटक है। इसमें भारतीय इतिहास और आशीर्वाद की झलक मिलती है। प्रसाद को हिंदी नाटक का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रैदास किस भक्ति धारा से जुड़े हैं? कौन? रैदास किस भक्ति धारा से जुड़े हैं? वो है निर्गुण भक्ति, निराकार। होता है ना कि भगवान का कोई आकार नहीं होता, वो निर्गुण निराकार भक्ति धारा से जुड़े हैं। जो संत रैदास थे वो मध्यकाल के प्रमुख संत थे। वे निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े थे, जहाँ ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी माना जाता है। उनकी रचनाओं में समानता, भाईचारे और जाति विरोध की भावना गहराई से झलकती है। वे संत कबीर के समकालीन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निराला किस कविता में कहती हैं वह तोड़ती पत्थर? वह तोड़ती पत्थर वो किस कविता में है? वह कौन सी कविता में है? वह किस कविता में कहता है वह तोड़ती पत्थर? तो वह तोड़ती पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोदान जो सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद में पत्थर तोड़ने वाली एक श्रमिक महिला से प्रेरित है। इसमें निराला ने मजदूर जीवन की कठोरता और स्त्री श्रम की संघर्ष में स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है। यह कविता उनकी यथार्थवादी दृष्टि का सशक्त उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोदान उपन्यास का नायक कौन है? कौन सा? गोदान उपन्यास का नायक कौन है? तो वह आपका हौरी। कौन है? हौरी। और किसने लिखा था ये गोदान उपन्यास? वो लिखा था प्रेमचंद ने। प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किसानों की गरीबी और शोषण की मार्मिक कथा है। इसका नायक हौरी एक साधारण किसान है जो पूरे जीवन गोदान करने की इच्छा कर रखता है, लेकिन अंत में वह अधूरी रह जाती है। यह उपन्यास भारतीय किसान जीवन की सबसे सच्ची झलक प्रस्तुत करता है। तो चलिए, ये थे आज के 13 MCQs। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आसान लगा हो, थोड़ा आसान लगा हो।
आई होप आपको ये वीडियो उपयोगी लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही MCQs की सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।